नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि एसी में पैरेलल सर्किट को किस प्रकार हल करेंगे। पैरेलल सर्किट को हल करने की विधियां क्या क्या रहेंगी, जिसके अंदर क्या होगा, पैरेलल सर्किट को हल करने की विधियां होंगी जिसमें वेक्टर मेथड होगी, सदिश विधि होगी, प्रवेश्यता विधि होगी जिसको एडमिटेंस मेथड बोलते हैं। इन सब में देखेंगे कि कंडक्टेंस क्या होता है, ससेप्टेंस क्या होता है, ससेप्टेंस कितने प्रकार का होता है, इनकी इकाइयाँ क्या होती हैं, कैसे दर्शाएंगे, इनके फॉर्मूले का निर्माण कैसे होगा, और एडमिटेंस क्या होगा, एडमिटेंस के आधार पर ससेप्टेंस और कंडक्टेंस का मान कैसे ज्ञात करेंगे, और क्यों इनका इस पैरेलल सर्किट में उपयोग करेंगे, जबकि आप लोगों ने देखा था कि सीरीज सर्किट में इनका उपयोग नहीं किया था। इन राशियों के बारे में नहीं जाना था, क्यों वहाँ नहीं जाना था और आज क्यों जानेंगे। क्योंकि सीरीज सर्किट में जैसे कि आप लोगों ने प्रतिबाधा ज्ञात की, जैसे कि आप लोगों ने अपना इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्ञात किया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्ञात किया, वो बिल्कुल ईजी थे। लेकिन यहाँ कुछ प्रक्रिया जटिल हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ आप जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि पैरेलल में यदि रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। उसी प्रकार यहाँ यदि इस RLC को पैरेलल में जोड़ेंगे तो वही लिखना पड़ेगा 1/R प्लस 1/R XL प्लस 1/XC। फिर XL XC का मान रखेंगे तो प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाएगी। जटिल होने के कारण और अपने को XL XC का मान निकालना पड़ेगा, फिर R का देखते हैं। तो इस जटिल प्रक्रिया को हल करने के लिए, इस जटिल प्रक्रिया को बिल्कुल आसान बनाने के लिए उस ससेप्टेंस, उस कंडक्टेंस, उस एडमिटेंस जिसको बोलते हैं चालकता, जिसको बोलते हैं अनुग्राहिता और जिसको बोलते हैं प्रवेश्यता, इनका मान, इनके बारे में जानना अनिवार्य है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखोगे तो आपके काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, काफ़ी अच्छे दिमाग के डाउट दूर हो जाएंगे, क्योंकि इनके बिना आप पैरेलल सर्किट को आसानी से हल नहीं कर सकते। तो क्यों न आज उन सब के बारे में जान लें। तो आज पढ़ेंगे पैरेलल सर्किट को हल करने की विधियां और उनमें जो राशियां होंगी इनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहिए और अपने नोट्स जरूर बनाते रहिए। तो अब देखेंगे कि एसी पैरेलल सर्किट में क्या क्या होता है। और आप लोग एक अच्छी तरह जानते हो, जैसे पैरेलल सर्किट कोई भी हो, मैं एक छोटा सा आपको सर्किट बना के दिखाता हूँ, फिर उसकी विशेषता बताऊँ। तो जैसे ये R जोड़ दिया, फिर आप लोगों देखोगे ये इंडक्टर जोड़ दिया, और फिर आप लोग देखोगे ये कैपेसिटर जोड़ दिया। मतलब आप पैरेलल में कुछ भी जोड़ोगे, चाहे परिपथ एसी का होगा, डीसी का होगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर्किट तो समानांतर ही होता है। मैं इसकी विशेषताएं बताता हूँ। देखो, विशेषताओं के आधार पर कुछ इनका वर्गीकरण करेंगे। जैसे कि ये L लगाया और ये C लगाया। आप लोग पैरेलल और सीरीज सर्किट में दो बातें कॉमन होती हैं जो आप लोग अच्छे तरह जानते हो। नहीं भी देखा तो मैंने डीसी के पैरेलल सर्किट का अध्ययन और डीसी के सीरीज सर्किट का अध्ययन करवा रखा है, पावर की गणना भी करवा रखी है। आप वहां जाकर देखोगे तो आपको पूरी की पूरी सब बातें अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी कि पैरेलल सर्किट क्या होता है और सीरीज सर्किट क्या होता है। लेकिन यहाँ किसका पढ़ रहे हैं, वो डीसी का बताया था मैंने, यहाँ एसी का पढ़ रहे हैं। कुछ प्रक्रिया जटिल होती है, कुछ हार्ड होते हैं, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी होता है। यहाँ पावर फैक्टर रहेगा, यहाँ साइन थीटा का मान रहेगा, उनको कैसे ज्ञात करेंगे, ये होता है। तो अब देखो यहाँ एक चीज कॉमन आ गई। मैंने आप देखोगे यहाँ मैंने 200 वोल्टेज लगाए, तो एक चीज कॉमन है कि यहाँ तक वोल्टेज आया, यहाँ तक। जैसे मैंने यहाँ एसी का लगाया तो यहाँ फेस आ गया, इन्वर्टर आ गया। तो इन सब पे यही बात आती है, इसमें कोई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा नहीं है, तो इस पे भी 200 वोल्टेज प्रभावी रहेंगे, इस पे भी 200 वोल्टेज प्रभावी रहेंगे, इस पे भी 200 वोल्टेज प्रभावी रहेंगे। इसका मतलब एक चीज सामने निकल के आ गई है कि समानांतर परिपथ चाहे एसी का हो और समानांतर परिपथ चाहे डीसी का हो, प्रत्येक शाखा, एक शाखा ये है कि एक शाखा ये है, एक शाखा और भी शाखाएं होंगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12 जितनी भी होंगी। ये नहीं कि शाखा मैंने 3 दिखाई है, आप कितनी भी शाखा लगा सकते, कितने भी कंपोनेंट लगा सकते हो। पैरेलल में रहेंगे तो सब पे वोल्टेज समान रहेगा, मतलब कि वोल्टेज प्रत्येक शाखा में वोल्टेज बराबर ही रहेगा। कितना बराबर रहेगा, लगाए गए वोल्टेज के बराबर होता है। ये पैरेलल सर्किट की विशेषता होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। लेकिन धारा की यदि बात की जाए, जैसे यहाँ धारा प्रवाहित होती है I, यहाँ तक I आती है, धारा आती है, लेकिन यहाँ आगे 3 भागों में बढ़ जाती है। जितनी शाखाएं होती हैं उन भागों में बढ़ जाती है। यहाँ I1 हो सकती है, यहाँ 2 हो सकती है, या I3 हो सकती है, ये हो सकती है। तो धारा का मान असमान होता है। तो लिख सकते हैं समानांतर परिपथ चाहे डीसी का हो चाहे एसी का हो, धारा का मान असमान होता है, अपने अपने रेजिस्टेंस के अनुसार होता है, अपने अपने धारा के परिवर्तनों का विरोध करने का जो गुण होता है उसके अनुसार होता है। तो आप लोगों ने देखा था यहाँ आप लोग यहाँ V बराबर V, ये R है, इसका VR हो सकता है, ये VL है, ये VL हो सकता है, VC हो, तीनों बराबर है। और भी शाखाएं होती है, लेकिन धारा क्या लिख सकते, धारा यहाँ 2 एम्पीयर है, 3 एम्पीयर है, 4 एम्पीयर है, जो भी है, 2, 3, 5, 4, 9। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, जो KCL ने लगाया था अपने
किरचॉफ करंट लॉ लगाया था, यहाँ देखो यहाँ, तो इसका मान हो 2 + 3 + 4 बराबर कितना हो सकता है, ये 9 एम्पीयर हो सकता है। ये कब था, बस यही समझने वाली बात आती है, ये कब था, जब डीसी सर्किट था तब था। लेकिन यहाँ कौन से सर्किट की बात कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ एसी सर्किट की बात कर रहे हैं। ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ये कह सकते हैं कि एसी परिपथ में कुल धारा परिपथ की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा, एसी परिपथ की कुल धारा परिपथ की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का सदिश योग होता है, सदिश योग होता है, वेक्टर योग होता है, न कि बीजगणितीय योग होता है। आप लोगों ने क्या देखा था केसीएल में, किरचॉफ करंट लॉ में देखा था कि धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, परिपथ की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये देखा था आप लोग, परिपथ में कुल धारा का मान ये, तो ये तो था आपका बीजगणितीय योग, और ये आपका सदिश योग होता है। कैसे होता है सदिश योग, इसको ऐसे न जोड़कर इसको ऐसे जोड़ेंगे, आई टी बराबर I1 वेक्टर योग प्लस I2 वेक्टर योग प्लस I3 वेक्टर योग, जो भी आगे और होगा ऐसे से, तो IN वेक्टर योग ऐसे जोड़ सकते हैं। ये होता है वेक्टर योग, ऐसे जोड़ेंगे। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि एसी परिपथों में, एसी समानांतर परिपथ में कुल धारा परिपथ की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का सदिश योग होता है, न कि बीजगणितीय योग होता है। सबसे बड़ी बात ये आती है। ये तो कुछ मैंने पैरेलल सर्किट की विशेषताएं बताई हैं, जो आप लोग अच्छी तरह पता भी है, नहीं हो तो पीछे वीडियो देख लेना, और आज मैंने इसको दोहरा दिया है, ठीक है। तो इन दो बातों में क्या गया कि समानांतर परिपथ में, समानांतर परिपथ में प्रत्येक शाखा पर वोल्टेज का मान समान होता है। यह बराबर होता है। एक विशेषता पैरेलल सर्किट की आ गई। दूसरी क्या थी, परिपथ की कुल धारा प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का सदिश योग होता है, वेक्टर योग होता है, सदिश योग होता है। ये तो था आपका ये। और सदिश योग कैसे होता है वो आप लोगों को बताया, फिर भी आपको लिखवाऊंगा सारी बातें, सदिश योग किस प्रकार करते हैं ये आगे चल के लिखवाऊंगा। तो सदिश योग ऐसे लिख देते हैं, ये सदिश योग होता है, ऐसे ये लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो मैंने आपको कुछ विशेषताएं बताई थी आप लोगों को। कभी कभार आता है कि ऐसी परिपथ में कुल धारा ज्ञात करते हैं तो बीजगणितीय योग होता है या वेक्टर योग होता है। दोनों चीजें ध्यान रखनी आपको अनिवार्य है। तो यहाँ कौन सा योग होगा, यहाँ सदिश योग होगा, न कि वेक्टर योग होगा। जैसे कि आप लोगों ने सीरीज सर्किट में वोल्टेज का मान ज्ञात किया था। वोल्टेज क्या था, वोल्टेज जो कंपोनेंट लगाया आपने, जैसे आर लगाया, एल लगाया, सी लगाया, उसका वेक्टर योग था। उसी प्रकार यहाँ धारा वेक्टर योग होती है। तो अब क्या देखते हैं कि एसी परिपथ में, एसी पैरेलल परिपथ को हल करने के लिए कितनी विधियों का प्रयोग किया जाता है, उन विधियों के बारे में जानना जरूरी है, अन्यथा आप सर्किट को हल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले देखेंगे वो विधियां। तो क्या लिख सकते हैं कि एसी परिपथ, एसी समानांतर परिपथ को हल करने की विधियां, या लिखेंगे एसी समानांतर परिपथ को हल करने की विधियां देखते हैं, कुछ नियम देखते हैं। विधियों का मतलब नियम देखते हैं कुछ। ये याद रख लो किस प्रकार उन परिपथों को हल किया जाएगा। जैसे यहाँ अब आप लोग पीछे यही परिपथ पढ़ के आ रहे हो, आर, ये एल लगा दिया, ये सी लगा दिया, ये सीरीज सर्किट पढ़ के आ रहे हो। लेकिन आज पढ़ेंगे पैरेलल सर्किट, उन विधियों के बारे में, या कुछ नियम पढ़ेंगे कि किन नियमों के आधार पर इनको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले विधि मान लो, सबसे पहली विधि आती है सदिश विधि। सबसे पहली विधि कौन सी आएगी, सदिश विधि आएगी, जिसको वेक्टर मेथड बोलते हैं। वेक्टर मेथड होती है। और दूसरी विधि आती है आपके सामने प्रवेश्यता विधि। प्रवेश्यता विधि बोलते हैं, जिसको आप एडमिटेंस मेथड बोलोगे। एडमिटेंस मेथड। इन दोनों विधियों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट विधियां हैं, ऐसा नहीं कि ये नॉर्मल विधियां हैं।
इतनी इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में जब भी आप इसके बारे में देखोगे, पैरेलल सर्किट आपको सामने मिलेगा। पैरेलल सर्किट में पावर फैक्टर का मान कैसे ज्ञात करेंगे, पैरेलल सर्किट में एडमिटेंस कैसे ज्ञात करेंगे, उसमें धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये दोनों विधियां ही आपके सबसे बड़ी उपयोग होंगी, दोनों विधियां ही काम कर सिद्ध होंगी। इसलिए दोस्तों वीडियो इतना इंपॉर्टेंट मानते हुए वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहिए, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। तो अब पहली विधि क्या देखेंगे, सदिश विधि का मान देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सदिश विधि क्या होती है। बता देता हूं, देखो कुछ तबियत। अब सदिश विधि के नियम सुन लो कुछ। पहला नियम तो मैंने आपको बता दिया था, सदिश योग किसका करेंगे। फिर भी इसे बता देता हूं कि समानांतर परिपथ की प्रत्येक शाखा को मिलने वाली वोल्टेज का मान समान होता है। सदिश विधि में बात करते हैं, अर्थात परिपथ में लगाए गए वोल्टेज के बराबर होता है। ये तो आप लिख लेना। दूसरी बताते हैं, इसलिए वेक्टर विधि से, वेक्टर विधि का जब मान ज्ञात करेंगे, वेक्टर विधि लगाएंगे, फेजर डायग्राम बनाएंगे, तो वेक्टर को आधार मानेंगे। वेक्टर का आधार क्या होगा, वोल्टेज होता है। इसलिए कहते हैं वोल्टेज को वेक्टर का आधार मानेंगे। पहले क्या लिखेंगे, जो भी वेक्टर योग करेंगे जिसमें वेक्टर मेथड लगाएंगे, तो वोल्टेज को वेक्टर का आधार मानते हैं, आधार माना जाता है। सबसे पहले आता है, फिर भी आप पढ़ोगे, आपको जब भी ये सर्किट आएंगे तब आपके सारी बातें याद आएंगी, सब कुछ बातें आपके सामने आएंगी, तब जाके समझोगे कि हाँ इसको भाई अपन कैसे हल कर सकते हैं। आसानी से नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, देखो परिपथ की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा असमान होती है, समान तो रहेगी ऐसी, लेकिन किसके अनुसार रहेगी, परिपथ में या परिपथ की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा, जैसे यहाँ 2 एम्पीयर है या 3 है या 4 है, क्यों है, इस RLC के अनुसार रहेगी। इसका मान अधिक रहेगा तो धारा कम प्रवाहित होगी, इसका मान अधिक रहेगा, इससे भी धारा का, इसका मान कम रहेगी तो धारा यहाँ पर अधिक प्रवाहित हो जाएगी, क्योंकि R का मान अधिक है तो धारा कम प्रवाहित होगी। ये होता है। तो इसे लिख सकते हैं कि परिपथ की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा असमान रहेगी। मैं बता रहा हूँ, फिर देखो, और किसके अनुसार रहेगी, परिपथ में लगे RLC के अनुसार रहेगी। R का मान कितना होगा, XL का मान कितना होगा और XC का मान कितना होगा, उसके अनुसार प्रभावित होगी। तो इस प्रकार समानांतर परिपथ को वेक्टर विधि से हल करते समय यह देखना अनिवार्य है, समानांतर परिपथों को वेक्टर विधि से हल करते समय यह देखना अनिवार्य है कि प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली धारा इन फेज है, लैगिंग है या लीडिंग है। मेरी बातें गौर से सुन लेना और लिखना कि परिपथ की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली धारा ये इन फेज रहेगी, ये इन फेज रहेगी, ये लैग रहेगी और ये लीड रहेगी। तो किस प्रकार है, ठीक है ना, लैग एक लीड है, तो एक तो ये आ गई। दूसरी बात लिख लेना, परिपथ की प्रत्येक शाखा में, परिपथ की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा इन फेज है या लैग में पश्च है या लीड है, ये देखना अनिवार्य है। दो बातें आ गई, ये देखोगे तब आपको परिपथ को हल कर सकते हैं। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हो क्या कि इंडक्टेंस में धारा लैग होती है, लिख लेना। ये आप अच्छी तरह जानते हो क्या कि इंडक्टेंस L होगा, वहाँ IV से लैग होगी, जानते हो, और जहाँ C होगा वहाँ IV से लीड होगी, और जहाँ R होगा वहाँ IV से V के इन फेज रहेगी। ये तो आप लोग अच्छी तरह जान चुके हो, देख चुके हो पिछली बार। ये 3 चीज़ें आज इनको देखना अनिवार्य है कि इन फेज है कि लैग है कि लीड है। अब आप लोग जान चुके हो कि कौन सा परिपथ, यहाँ धारा इन फेज रहेगी, यहाँ धारा लैग रहेगी, यहाँ धारा लीड रहेगी। कितनी लीड रहेगी, इनके मान के अनुसार रहेगी। यदि प्योर होगा तो 90 डिग्री लीड चली जाएगी, इसका मान प्योर होगा तो 90 डिग्री लैग चली जाएगी, इसका और इसकी इन फेज होनी जरूरी है। तो ये हो सकता है यहाँ पे। तो अब देखो पैरेलल सर्किट बनाए और इसके में आप कुछ इस विधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पैरेलल सर्किट बना के तो पैरेलल सर्किट को थोड़ा साफ बना देता हूँ और इस विधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कैसे इनका मान ज्ञात करेंगे। देखो जैसे कि माना कि ये क्या है, ये आप लोगों ने रेजिस्टेंस लिया, ये आप लोगों ने इंडक्टर लगा दिया, और ये आप लोगों ने कैपेसिटर लगा दिया। सर्किट कौन सा हो गया, RL पैरेलल सर्किट हो गया, RLC पैरेलल सर्किट हो गया। अब इसमें इस वेक्टर विधि को कैसे ज्ञात करें, वेक्टर विधि में क्या क्या देखेंगे वो देखेंगे, फिर आपको एडमिटेंस विधि बताता हूँ। ये लगाया आप लोगों ने AC,
अब माना कि 200 वोल्टेज लगाए, तो पहले में देखो परिपथ की प्रत्येक शाखा पर वोल्टेज का मान समान रहेगा, तो इस VR का मान क्या रहेगा, पूछा जाए VR का मान क्या रहेगा। VR ये VL और ये VC, इसमें भी 200 रहेगा और इसमें भी 200 ही रहेगा, इसमें भी 200 वोल्टेज ही रहेगा। ये आपको पहला नहीं बताया था मैं। लेकिन धारा यहाँ VI है, IT है, तो धारा ये मान लेगी ये IR चलेगी, ये IL आ गई और ये IC आ गई। 3 धाराएं अपने पास हैं। मैंने आपको बताया तीनों धाराओं का वेक्टर योग होगा। तो कैसे ज्ञात सकते हैं, देखो धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे। माना कि परिपथ में अब 2 ही हैं, गौर से देखना क्या क्या है परिपथ में। परिपथ में R है व L है, दोनों परिपथ में है। तो धारा कैसे ज्ञात करेंगे, देखो R है और L है, तो लिख सकते हैं कि IT बराबर, ये नहीं लगाएंगे तो IT बराबर क्या लिखेंगे, इन दोनों का वेक्टर योग लिखेंगे I स्क्वायर, ठीक है ना, IR स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर का रूट, एक वेक्टर योग ये हो गया, ये दोनों रहेंगे। तो अब मान लीजिए कि ये नहीं लगाए, ये दोनों रहेंगे, R व C रहेंगे, R व C होंगे, तो क्या करेंगे IT, कुल धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, IR स्क्वायर प्लस IC का होल स्क्वायर का रूट, ये इन दोनों का वेक्टर योग रहेगा। और अब मान लीजिए कि इन तीनों का मान अपने पास है, ठीक है ना, इन तीनों का मान है, तो लिखेंगे IT बराबर, ये वेक्टर योग इसलिए बता रहे हैं, वेक्टर योग क्या रहेगा, IR स्क्वायर तो रहेगा प्लस, अब एक समस्या आएगी आपके सामने, गौर से देखना, एक समस्या आएगी, क्या आएगी कि इसका मान अधिक है कि इसका मान है, तो ये लिख सकते हैं कि IL, ये सिंबल प्लस माइनस वाला लगा के, और IC का होल स्क्वायर और ये लगा दिया रूट, ये धारा इसकी ऐसे निकाल सकते हैं वेक्टर योग से। एक तो चीज़ ये आ गई आपके सामने। लेकिन अब आप देखोगे कि यदि ये समस्या आती है, कौन सी समस्या आती है कि एक्सल का मान ये XC है और ये R है, ठीक है, ये RLC था, एक्सल का मान XC से बड़ा हो, एक्सल ग्रेटर देन XC ये होगा, तो धारा कैसे ज्ञात करेंगे, तो धारा इस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि IT बराबर टोटल धारा, IT को टोटल धारा बराबर IR स्क्वायर तो रहेगा प्लस यहाँ IL, L एक्सल की, यहाँ इसका मान अधिक रहेगा तो इसको इससे घटा देंगे और ये IC चला जाएगा, इस प्रकार कर लेंगे। तो एक बार इसका मान अधिक करके और एक बार इसका, अब मान लें कि इसका मान इससे अधिक है तो कैसे निकालेंगे, IT बराबर IR स्क्वायर प्लस IC माइनस IL, इसका होल स्क्वायर का रूट रहेगा ये। और यदि इन दोनों का मान आपको पता नहीं तो ये फॉर्मूला है, यहाँ ये बड़े, जो धारा अधिक रहेगी वो इधर आएगी, जो धारा कम रहेगी वो इधर आएगी। ये तो था आप लोगों का धारा को ज्ञात करने का तरीका, ठीक है ना। जैसे ये मान इसका था ना कि ये कब था, ये IL का मान जब IC से अधिक होता है तब ये था, और ये था IC का मान जब IL से अधिक होता है, तो ये फॉर्मूला आता है, नहीं तो ये फॉर्मूला आता है। ये आप लोगों के बारे काफ़ी बार पूछा जाएगा आपसे। अब देखो आप लोग जो पीछे देख चुके हो कि RLC सीरीज सर्किट में क्या था, आप लोगों ने देखा कि I बराबर V/Z होता है, ये इस सर्किट में रहेगा कि I बराबर V/Z होता है। लेकिन अब Z का मान कैसे ज्ञात करेंगे, Z का मान ज्ञात करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक इस प्रतिबाधा का मान नहीं ज्ञात करेंगे तब तक इसमें इसका मान नहीं ज्ञात कर सकते। और आप लोगों को पता है कि RLC यदि समानांतर में जोड़ते हैं तो क्या होता है, RLC समानांतर में जोड़ेंगे तो एक के नीचे एक आएगा, तो अब Z को समानांतर में जोड़ते हैं, देखो यहाँ Z है, यहाँ Z को समानांतर में जोड़ते हैं, क्या आता है 1/Z बराबर 1/Z1 प्लस 1/Z2। फिर आपको ये इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर आपको हल ज्ञात करना पड़ेगा। इसलिए इस Z के मान को ज्ञात करना आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, Z के मान को आसानी से ज्ञात करने के लिए किन विधि का प्रयोग करते हैं, उसका मान ज्ञात करना अनिवार्य, इसलिए कहते हैं दूसरी विधि का नाम एडमिटेंस होता है। इस Z का मान आसानी से ज्ञात करें और परिपथ को बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने की विधि क्या होगी वो अगली विधि देखेंगे। यहाँ सिर्फ धारा की विधि ज्ञात कर सकते हैं। धारा के ऊपर आप I sin phi cos phi क्या होता है, I sin cos phi क्या होता है, I sin phi क्या होता है, उनका मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इसलिए इस एक तो वेक्टर विधि थी। अब देखो आपसे पूछा जाए cos phi क्या था, cos phi बराबर R/Z है, ये तो था। cos phi का मान कैसे ज्ञात करेंगे, लेकिन यहाँ एक प्रतिबाधा को ज्ञात करना कोई मतलब आसान काम नहीं है कि प्रतिबाधा को ज्ञात करना आसान काम होता है। इसलिए उस प्रतिबाधा को आसानी से ज्ञात नहीं करना पड़े, कोई जोर नहीं लगाना पड़े आसानी से ज्ञात करने के लिए, उसको कहते हैं एडमिटेंस विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। एडमिटेंस विधि क्या होती है, प्रवेश्यता विधि क्या होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, जो कि इस परिपथ को और भी आसान कर देगी हल करने में। यहाँ तो आसान होगी, उस परिपथ को आसान और भी कर देगी, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखते हैं एडमिटेंस विधि की बात करते हैं। बहुत ईजी है और बहुत सरल है।
लेकिन एडमिटेंस को पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ बातें समझ में आएंगे, आपको बहुत सारे कन्फ्यूज दूर हो जाएंगे। एडमिटेंस विधि में क्या होता है, देखो आप लोग ऐसे जानोगे कि एडमिटेंस होता क्या है। सबसे पहले जानना आवश्यक है कि एडमिटेंस क्या होता है, फिर उस विधि का प्रयोग कैसे करेंगे। तो एडमिटेंस को जानने से पहले आप लोगों को कुछ बातें और पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके एडमिटेंस आसानी से समझ में आएगा। जब तक ये एडमिटेंस समझ में नहीं आता है तब तक आप उस समानांतर परिपथ को आसानी से हल नहीं कर सकते। इसलिए वीडियो को लास्ट टाइम तक देखते रहिए और एडमिटेंस विधि को आसानी से समझते रहिए और अपने नोट्स को पूरा करते रहिए, ताकि आप लोगों के दिमाग में जो कन्फ्यूज है, आप लोगों के दिमाग में जो डाउट है, आप लोग परीक्षा की दृष्टि से इसको हार्ड मानते हो, वो सारे कन्फ्यूज दूर हो जाएंगे। तो अब क्या देखते हैं, एडमिटेंस विधि देखते हैं। एडमिटेंस मेथड क्या होती है, बस नाम से ही आपको हार्ड लग रहा है, अब आप देखोगे तो इतना सरल हो जाएगा, आपको इतना सरल हो जाएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि सर ये तो नाम ही हार्ड है, बाकी हार्ड कुछ नहीं है। नाम ही बहुत टेढ़ा, इसका एडमिटेंस सुना नहीं था होगा, लेकिन इसका काम कितना है, काम क्या, इसका बहुत सरल काम है। ठीक है, ये देखते हैं। तो एडमिटेंस में देखो, आपको सबसे पहले इनको पढ़ने से पहले कुछ और बातें बताता हूं आपको मैं। सबसे पहले देखते हैं कंडक्टेंस क्या होता है, क्योंकि दोनों शब्द मिलते जुलते हैं। देखो एडमिटेंस और कंडक्टेंस दोनों शब्द मिलते जुलते हैं। सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं, इसको कहते हैं चालकता। हिंदी में चालकता किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे आप लोग अच्छे तरह जानते हो चालकता के बारे में। चालकता होती क्या है, अब आप लोग बता सकते हो कि चालकता क्या होती है। किसी प्रतिरोध में, किसी डीसी परिपथ में, किसी भी परिपथ में जब धारा प्रवाहित होती है, आप लोग अच्छे तरह जानते हो, किसी भी परिपथ में या किसी भी चालक तार में, किसी भी कंपोनेंट में जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा के परिवर्तनों का विरोध जरूर होता है। जैसे यहाँ आप लोगों ने देखा था, यहाँ धारा का विरोध किसने किया, यहाँ आर ने किया, ये आर ने किया। यहाँ धारा का विरोध किसने किया, यहाँ एक्सल ने किया। यहाँ धारा का विरोध किसने किया, ये एक्सी ने किया। तो धारा का विरोध तो हुआ, इसलिए कह सकते हैं यहाँ आर द्वारा विद्युत धारा के परिवर्तनों का विरोध होगा, यहाँ एक्सल द्वारा विद्युत धारा के परिवर्तनों का विरोध होगा, यहाँ अक्षी द्वारा विद्युत धारा के परिवर्तनों का विरोध होता है। आर क्या है, प्रतिरोध है। एक्सल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। एक्सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इसको प्रेरक प्रतिघात बोलते हैं, इसको धारितीय प्रतिघात बोलते हैं, इसको प्रतिरोध बोलते हैं। ये देखा, इसका काम क्या था, इन सब का काम है। इसका काम भी है, इसमें से धारा प्रवाहित होगी, उसको मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। इसका काम क्या है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। इसका काम क्या है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। तो कंडक्टेंस क्या काम आता है। अब आप लोग सोचो, किसने बाधा उत्पन्न कर ही दी, फिर भी धारा प्रवाहित तो हो रही है, धारा तो बिल्कुल नहीं रुकी, धारा 100% नहीं रुकी, तो धारा किस प्रकार चलेगी, धारा जो प्रवाहित होगी वो किस प्रकार होगी, किस गुण के कारण होगी। इसलिए कहते हैं इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो चालकता के कारण प्रवाहित होगी। चालकता इसमें नहीं होगी तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि प्रतिरोध प्रभावी हो जाएगा, धारा का प्रवाहित नहीं होने देगा। इसलिए कह सकते हैं किसी प्रतिरोध में या किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करने वाले गुण को चालकता कहते हैं। क्योंकि सुगमता प्रदान करेगी तो धारा प्रवाहित होगी, इसलिए कह सकते हैं धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करने वाले गुण को चालकता कहते हैं या कंडक्टेंस कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट गौर से समझना, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कि आप स्पीड से पढ़ाई चले जाएंगे, आपको समझाएंगे नहीं। अब चालकता होगी, देखो ये प्रतिरोध का काम विरोध उत्पन्न करना, चालकता का काम सुगमता प्रदान करना। इसका मतलब इसकी विपरीत होगी, ये विरोध करेगा, इसकी सहायता प्रदान करेगी, इसके विपरीत होगा। इसलिए कह सकते हैं ये आर का उल्टा होती है, प्रतिरोध का उल्टा होती है। आर का मतलब प्रतिरोध का उल्टा होती है। ठीक है, इसको जी से दर्शाते हैं, इसको जी से दर्शाते हैं, इसको जी से दर्शाते हैं। अब देखो आर की इकाई ओम होती है, ऐसे ओम होते नहीं, तो इसका उल्टा तो है, इसको उल्टा कर देते हैं ऐसे, ये हो गई ये इसकी इकाई, इसको क्या कहेंगे, इसके महो कहते हैं। तो इसकी इकाई क्या लिखेंगे, इसकी इकाई महो होती है, महो का सिंबल ये होता है महो, या फिर कभी कभार इसका नाम होता है साइमन। क्या लिखेंगे, या साइमन होती है। अब इतना समझ में आ गया आप लोगों को, तो आगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपको जोर ही नहीं आएगा बिल्कुल। यदि ये बात समझ चुके हो तो आगे एडमिटेंस पढ़ने में और सब्सटेंट आपका पढ़ने बिल्कुल जोर नहीं आएगा। तो इसकी इकाई क्या रहेगी, इसकी इकाई साइमन होती है और ये जी से दर्शाते हैं। अब देखो आप लोग समझ गए, मैंने आपको बताया कि ये जी क्या है, जी प्रतिरोध का उल्टा है, जी बराबर 1/r। बोलो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। अब कह सकते हैं कि प्रतिरोध का मान घटेगा, इसका मान बढ़ेगा, इसका मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा।
एक दूसरे के विलोमानुपाती, इसलिए कह सकते हैं कि चालकता प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है। G बराबर 1/R होता है। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे क्या कि R को कैसे जोड़ के लेके आए? R बराबर सीरीज में जोड़ा आप लोगों ने, R1 प्लस R2 ये तो जोड़ा आप लोगों ने सीरीज में, प्लस R3। तो चालकता को कैसे जोड़ सकते हैं? ये तो इसका उल्टा है, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/G। देखो R का उल्टा G, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3 ये, और होगा तो Gn। इसको चालकता को सीरीज में जोड़ने का फॉर्मूला ये रहेगा। और समानांतर में आप लोगों ने इसको कैसे जोड़ा? समानांतर में प्रतिरोध को कैसे जोड़ा? ऐसे जोड़ा था 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे जोड़ा था, प्लस 1/R3 ये तो जोड़ा था। लेकिन यहाँ इसको कैसे जोड़ सकते हैं? इस चालकता को जोड़ सकते हैं 1/R बराबर तो G होता है, तो G बराबर G1 प्लस G2 प्लस G3 ये होता है इसको जोड़ने का। ये कैसे है? ये पैरेलल में है, और ये कैसे था? ये सीरीज में है। तो सीरीज में इस प्रकार जोड़ सकते हैं और पैरेलल में इस प्रकार जोड़ सकते हैं। यदि आप लोगों ने चालकता को जोड़ना सीख लिया, चालकता का सूत्र सीख लिया सीरीज पैरेलल का, तो आगे ससेप्टेंस और एडमिटेंस में बिल्कुल भी जोर आने वाला नहीं है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। चालकता को क्यों बताया? क्योंकि प्रतिरोध का मान ज्ञात करना बहुत हार्ड हो जाएगा आपके सामने, इसलिए चालकता को ज्ञात करो, चालकता के साथ ससेप्टेंस को ज्ञात करो। तो एक चीज जानी आप लोगों ने, क्या चालकता क्या होती है और सबके बारे में देखा। ठीक है, ये देखा। अब आप लोग जानते हो कि चालकता ये होती है किसमें? इसमें चालकता होती है किसमें? इसमें चालकता होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? R है। विद्युत धारा के विरोध कुछ नहीं किया, R के, लेकिन यहाँ किस विद्युत धारा के विरोध कौन कर रहा है? यहाँ तो एक्सल कर रहा है ना। यहाँ तो मैंने आपको बताया कि ये एक्सल की एक्स क्या है? एक्स है रिएक्टेंस। मेरी बात गौर से सुनना और लिख लेना, एक्स क्या है? रिएक्टेंस। लेकिन L लगा दिया तो क्या हो गया? ये हो गया आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का काम क्या है? किसी कॉइल में से, किसी इंडक्टर में से, किसी चौक में से, किसी प्रेरक में से विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, इस इंडक्टिव रिएक्टेंस का काम है, जिसको एक्सल से दर्शाते हैं। और इसकी इकाई क्या थी? ओम थी। ये आप लोग अच्छी तरह पढ़ के आ चुके हो पीछे। अब क्या लिख सकते हैं कि यहाँ इस परिपथ में देखो, इस परिपथ में यदि चालकता उत्पन्न हुई है विद्युत धारा के मार्ग में, तो यहाँ भी तो कुछ है, कुछ गुण होगा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित हुई, क्योंकि एक्सल ने तो विद्युत धारा रोकी है, अवरोध उत्पन्न किया है, विद्युत धारा के परिवर्तन का विरोध किया है, तो विद्युत धारा फिर भी प्रवाहित होगी। इसके अंदर विद्युत धारा फिर भी यहाँ प्रवाहित हो गई है। तो कौन सा ऐसा गुण था जिसने विद्युत धारा को मार्ग में सुगमता प्रदान की, विद्युत धारा को चलने दिया, विद्युत धारा को प्रवाहित होने दिया? उसको कहते हैं ससेप्टेंस। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? ससेप्टेंस। क्योंकि यहाँ भी अक्स है और यहाँ भी अक्स है, इसलिए अक्स के बराबर लिखेंगे। अक्स क्या है? अक्स है रिएक्टेंस। तो इस रिएक्टेंस का उल्टा क्या हो सकता है? जब रेजिस्टेंस का उल्टा चालकता हुई है तो रिएक्टेंस का उल्टा क्या हो सकता है? ये भी आपको पढ़ना अनिवार्य है उस पैरेलल एसी सर्किट को हल करने के लिए। उस पैरेलल एसी सर्किट के संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको ससेप्टेंस के बारे में पढ़ना जरूरी होगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा था सीरीज सर्किट को हल किया तो आप लोगों ने देखा था कि रिएक्टेंस क्या था, रिएक्टेंस के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त की थी। तो उस पैरेलल सर्किट को हल करने के लिए रिएक्टेंस को छोड़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? ससेप्टेंस पढ़ेंगे। बहुत ही जानना अनिवार्य, इसलिए भी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट एंड तक देखते रहिए। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे? दूसरी धारा देखेंगे, कंडक्टेंस के बाद देखेंगे ससेप्टेंस। इसको क्या कह सकते हैं? अनुकार्यता कह सकते हैं, अग्राह्यता कह सकते हैं, ये हो सकता है अग्राह्यता। अब बताओ अग्राह्यता क्या होता है? किसी, देखो यहां भी क्या है? यहां भी अक्स है, यहां भी क्या है? अक्स है। तो इस अक्स का उल्टा, अक्स क्या है? रिएक्टेंस। तो कह सकते हैं रिएक्टेंस का उल्टा, उल्टा क्या होता है? ससेप्टेंस होता है। रिएक्टेंस का उल्टा ससेप्टेंस होता है। मेरी बातें गौर से आप सुनते चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्टेंस का उल्टा ससेप्टेंस होता है। इसको बी से दर्शाते हैं, इसे बी से दर्शाते हैं। अब बी से दर्शाएंगे। अब आप लोगों को देखो कि बी तो सर पीछे और भी आया था। बी क्या था? चुंबकीय फ्लक्स तो बी से दर्शाया था। आगे और भी बी आएंगे आपके सामने, बी बीटा भी आएगा। तो ठीक है, तो इसको किससे दर्शाएंगे? बी से दर्शाएंगे, इसे बी से दर्शाते हैं। लेकिन बी से तो दर्शाया, अब बीच में दर्शाने में बात आ गई। यह रिएक्टेंस था, देखो ये रिएक्टेंस, आप लोगों का रिएक्टेंस क्या था? प्रतिघात था। रिएक्टेंस क्या था? प्रतिघात था। लेकिन यहाँ प्रतिघात दो है, एक तो नहीं है। एक तो ये प्रतिघात है, कौन सा? ये प्रतिघात, इसको कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात।
क्योंकि इनको जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आसान नहीं होगा। ऐसे कहोगे सर क्या हल नहीं कर सकते, अरे भाई हल तो कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता किसी प्रकार से कि ससेप्टेंस के बिना हल नहीं कर सकते, एडमिटेंस के बिना हल नहीं कर सकते, क्या चालकता के बिना हल नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत जटिल हो जाता है। उस जटिल समस्या को सोल्व करने के लिए ही तो अपन ये पढ़ रहे हैं कि आसानी से समझ में आ जाए और जल्दी सोल्व हो जाए। और फिर भी आपके सामने परीक्षा में इनके बारे में पूछा जाता है। अनुकार्यता क्या होती है, अनुकार्यता किस प्रकार धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, अनुकार्यता की इकाई क्या होती है। अब आप ये पता ही नहीं अनुकार्यता क्या होती है, ये पता ही नहीं ससेप्टेंस क्या होता है, बी और आर में क्या अंतर होता है, ये पता ही नहीं बी एक्स में क्या अंतर होता है, तो उनको पढ़ना अनिवार्य है। इसलिए मैंने उस RLC या RL पैरेलल परिपथ को पढ़ाने से पहले इनको पढ़ाना उचित समझा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रेरणिक प्रतिघात है एक्सल। अब मान लीजिए कि एक्सल ने यहाँ विद्युत धारा के परिवर्तन का विरोध किया तो इसका सहयोग कौन प्रदान करेगा, सहयोग करेगा बी, ये बी आ गया। सहयोग कौन प्रदान करेगा, बी करेगा, लेकिन यहाँ बी तो यहाँ भी है क्योंकि एक्सल का उल्टा एक्स का उल्टा बी है, तो बी लिख सकते हैं, बी बराबर 1/x ये लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया इसका उल्टा बी होती है। अब इसका उल्टा बी है तो यहाँ 2 आ गई, एक्सल का बी है या एक्स का बी है, किसका बी है ये भी देखना अनिवार्य है। तो इससे पहले ये देख सकते हैं क्या कि इसको बी से दर्शाते हैं, इसने सुगमता प्रदान की है, तो इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि किसी प्रेरक में से, किसी लिख लो, प्रेरक में प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करने वाले गुण को अनुकार्यता कहते हैं। किसी प्रेरक में या किसी कैपेसिटर में, दोनों का नाम साथ लिखो, किसी प्रेरक या किसी कैपेसिटर में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करने वाले गुण को ससेप्टेंस कहते हैं। लेकिन अब यदि रिएक्टेंस 2 प्रकार का था, कौन कौन सा, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो यहाँ लिख सकते हैं ससेप्टेंस 2 प्रकार के होता है। ससेप्टेंस को 2 प्रकार से दर्शा सकते हैं, 2 प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखना है कि इस रिएक्टेंस की इकाई क्या थी, इस अक्ष की इकाई क्या थी, ओम थी, तो यहाँ इसकी इकाई क्या लिख सकते हैं, ये इकाई महो होती है, महो या साइमन भी लिख सकते हैं, महो या साइमन होती है, काफी बार पूछा जाता है। क्या ससेप्टेंस 2 प्रकार का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो लिख सकते हैं ये 2 प्रकार से होती है। अब दोनों प्रकार देखेंगे, 2 प्रकार कौन कौन से हैं। पहले कौन से देखते हैं, किसी इंडक्टर में से, जैसे ये मैंने एक इंडक्टर लिया, अब इसके मार्ग में इसके बीच में जो धारा प्रवाहित हुई, इसके मार्ग में धारा प्रवाहित हुई, इसके मार्ग में विद्युत धारा के परिवर्तन का विरोध कौन किया, एक्सल ने किया, तो यहाँ क्या है, यहाँ एक्सल है, लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित हुई नहीं, तो इसका विरोध नहीं किया, उसमें सुगमता प्रदान की, उसमें क्या है, बी है, लेकिन यहाँ बी, ये एक्स किसका था, एल का था, तो यहाँ बी एल लिख सकते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि इस किसी इंडक्टर में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मार्ग में जो सुगमता प्रदान करता है उसको बी एल से दर्शाते हैं। तो इस इंडक्टर में से ये सर्किट बना लो और इसमें से जो विद्युत धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान होगी उसको बी एल से दर्शाते हैं। एक तो ये होगी, 2 प्रकार की होती है, एक तो होगी, इसका नाम लिख सकते हैं प्रेरकीय धारिता, क्या लिखेंगे, प्रेरकीय अनुकार्यता, इसका पहला नाम लिखेंगे। इसमें कौन सी ये होगी, इसमें ये बी एल होगी, इसका नाम लिखेंगे प्रेरकीय अनुकार्यता, इसको बी एल से दर्शाते हैं। इसकी इकाई भी साइमन या महो होती है, वह महो या साइमन होती है। ये तो बातें होगी, लेकिन अब देखेंगे कभी कभी इसमें विद्युत धारा का मान कैसे होता है, लैगिंग होता है, पीछे बैक जाता है, बैक जाएगा मतलब आगे जाएगा तो प्लस होगा और पीछे आएगा तो माइनस होगा, इसलिए कह सकते हैं ये अनुकार्यता ऋणात्मक हो सकती है। कभी कभार पूछा जाता है ऋणात्मक अनुकार्यता कहाँ होती है, नाम वहाँ नहीं आएगा, प्रेरकीय नहीं आएगा, मैंने लिखवा दिया प्रेरकीय धारिता होती है, प्रेरकीय अनुकार्यता होती है, लेकिन यहाँ पूछा जाएगा ऋणात्मक अनुकार्यता किसे कहते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ये अनुकार्यता ऋणात्मक होती है, ये अनुकार्यता या ये ससेप्टेंस नेगेटिव होता है, ये अनुकार्यता ऋणात्मक, जिसका मतलब कहते हैं नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। तो ऋणात्मक अनुकार्यता किस में होती है, इस इंडक्टर में से ऋणात्मक अनुकार्यता होती है, जिसका मान भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये तो थे इसकी बात। अब कह सकते हैं क्या कि धनात्मक अनुकार्यता कहाँ होती है फिर, ठीक है, धनात्मक अनुकार्यता कहाँ होती है, जिसको कहते हैं किसी कैपेसिटर में से। यहां क्या लिख सकते हैं, देखो यहां लिख सकते हैं दूसरी सस्पेंटेंस क्या लिखेंगे, पहले तो ये लिख दिया आप लोगों ने, पहले और अब दूसरी लिखेंगे
धारितीय अनुकारिता, धारितीय अनुकार्यता, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव ससेप्टेंस। कैपेसिटिव ससेप्टेंस ये देख सकते हैं। ये किस में होगी? किसी कैपेसिटर में से। कहाँ? किसी कैपेसिटर में प्रवाहित धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करने वाला गुण, सुगमता प्रदान करने वाला गुण क्या होता है? कैपेसिटिव ससेप्टेंस, धारितीय अनुकारिता होती है। ठीक है, धारितीय अनुकारिता होती है। अब आप लोगों ने देखा कि अनुकारिता किससे दर्शाते हैं या ससेप्टेंस को किससे दर्शाते हैं? आप लोगों ने देखा कि ससेप्टेंस को बी से दर्शाते हैं, ये बी होगी। लेकिन सर्किट क्या है? ये किसी कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। यहाँ क्या है? यहाँ आप लोगों ने देखा सी है। यहाँ जो इसमें विरोध किया वो था क्या? एक्सी था। लेकिन इसमें से सुगमता प्रदान की वो क्या थी? बी है। किसकी बी? ये बी है। इसको बी सी से दर्शाते हैं। एक आगे बी सी सी। लेकिन कभी कभार पूछा जाता है ये अनुकारिता, क्योंकि धारा कहाँ, देखो आप लोग जानते हो कैपेसिटर में से धारा लीड जाएगी, आगे जाएगी, धारा वोल्टेज से आगे जाएगी। इसमें धारा वोल्टेज से पीछे थी, बैक मतलब माइनस में थी। यहाँ क्या है? धारा आगे मतलब प्लस में है। तो इसको धनात्मक अनुकारिता भी कह सकते हैं। इसको पॉजिटिव ससेप्टेंस, धनात्मक अनुकारिता या पॉजिटिव ससेप्टेंस भी कह सकते हैं। तो अनुकारिता दो रूप से होगी। धनात्मक अनुकारिता क्या है? इसमें से धनात्मक अनुकारिता रहेगी, इसमें ऋणात्मक अनुकारिता रहेगी। तो इसको ऋणात्मक यदि लिखा है तो इसको धनात्मक लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें धारा वोल्टेज से लीड रहती है, इसलिए लिखा है हमें। तो कह सकते हैं इसकी इकाई क्या लिखें? इसकी इकाई भी साइमन या महो होती है। साइमन या महो होती है, एस साइमन होती है। याद रखना, दो बातें आगे, साइमन या महो होती है। इसको बी सी से दर्शाते हैं। बी क्या है? अनुकारिता है। किसकी है? बस रिएक्टेंस की अनुकारिता है। लेकिन यहाँ रिएक्टेंस दो प्रकार का था, इसलिए अनुकारिता भी दो प्रकार से होगी। ये तो थी। अब ये लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? ये अनुकारिता थी कौन सी? ये जो अक्सल वाली अनुकारिता थी, इसमें से अनुकारिता थी वो अक्सल का उल्टा थी। अक्सल का उल्टा यहाँ लिख सकते हैं, ये अक्सल का उल्टा होती है। और ये लिख सकते हैं ये अक्षी का उल्टा होती है। इस अनुकारिता के बारे में लिख लो, ये अक्षी का उल्टा होती है। अब अक्षी का उल्टा कैसे? देखो, अब दोनों की बात करते हैं। तो अनुकारिता बताओ आप लोग को, दोनों की बात करें कि एक तो आ गई आपकी बी सी और एक आ गई बी एल। ये अक्षी का उल्टा है। किसका उल्टा है? बी सी, अक्षी का उल्टा। और ये क्या है? ये अक्षल का उल्टा। लेकिन इसके फॉर्मूले कैसे लिखें? देखो, बी सी बराबर 1/अक्षी, 1/अक्षी, ये तो है। अब अक्षी का मान कैसे हो सकता है? देखो 1/1/2πfc, ये तो होता है। और से देखना मेरी बात, ये तो होता है 1/2πfc होता है। अक्षी का मान 1/2πfc होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? बी सी को, बी सी का फॉर्मूला क्या रह सकता है? ये हो सकता है। इसको यदि हल करते हैं तो 2πfc ऊपर चला जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? 2πfc, ये लिख सकते हैं। और 2πf का मान होता है ओमेगा। तो बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं? ओमेगा सी, ये आता है। निम्न में से कौन सी? ये बी सी नहीं लिखाएगा तो लिखा मिलेगा कि धनात्मक अनुकारिता कौन सी होती है, जैसे सी नहीं आपको लिखा मिलेगा। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। वी ओमेगा सी क्या है? धनात्मक अनुकारिता, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2πf, ये होता है। और 2πf की जगह मैंने क्या लिख दिया? सी लिख दिया। तो ये तो था आपका धनात्मक अनुकारिता का सूत्र। और ऋणात्मक अनुकारिता की बात करें, देखो ये ऋणात्मक अनुकारिता बी एल है। तो बी एल बराबर लिख सकते हैं कि एक्सल का उल्टा है। और एक्सल का मान क्या है? देखो सेम टू सेम ये आएगा एक्सल का उल्टा। एक्सल 1/एक्सल आएगा, 1/एक्सल आएगा, क्योंकि 1/एक्सी क्या था? ये एक्सी का उल्टा है। तो बी एल बराबर लिख सकते हैं 1/2πfl लिख सकते हैं। और 2πf को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा लिख सकते हैं, ये ओमेगा लिख सकते हैं। तो बी एल बराबर होता है 1/ओमेगा-l। ये आपकी धनात्मक अनुकारिता का, सॉरी ऋणात्मक अनुकारिता का सूत्र रहता है। तो दोनों काफी बार पूछे जाते हैं आपसे, इसलिए चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को कि सर इसका मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये आप लोगों को बताया कि ये अनुकारिता, यदि आपको बी नहीं लिखा मिलेगा यहाँ तो आपको प्लस मिलेगा, इसके आगे पीछे यहाँ प्लस मिलेगा। लेकिन सी, डब्ल्यू सी, ओमेगा सी मिल गया तो इसका मतलब समझ जाओ ये धनात्मक है। और ओमेगा एल मिल गया तो समझ जाओगे ये क्या है? ये ऋणात्मक अनुकारिता है।
दोस्तों ये तो थी आपकी अनुकारिता। क्या पढ़ा? ससेप्टेंस पढ़ा आप लोगों ने। इससे पहले क्या पढ़ा? कंडक्टेंस पढ़ा। उससे पहले क्या पढ़ा? रेजिस्टेंस पढ़ा। दोस्तों यही तो पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में जानना अनिवार्य है, अन्यथा आपका आंसर गलत हो सकता है, आप उस सर्किट को हल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली वेक्टर विधि पढ़ी, दूसरी पढ़ रहे हैं एडमिटेंस विधि। अब क्या पढ़ेंगे? एडमिटेंस क्या होता है। कंडक्टेंस पढ़ा, ससेप्टेंस पढ़ा, अब पढ़ेंगे एडमिटेंस, क्योंकि पैरेलल सर्किट को यही जो राशियां ये हल करने वाली होती हैं, यही राशियां हैं जो उसको आसान करते हैं पढ़ने में, यही राशियां हैं उसका कैलकुलेशन करने में आसान करते हैं, कि आपको पढ़ने में जरूरी है। इसलिए इसको पढ़ना अनिवार्य है और वीडियो लास्ट टाइम तक देखना भी जरूरी है। अब दोस्तों एक और बच गया एडमिटेंस, उसके बारे में और देखते हैं, क्योंकि अभी अपन विधि किसकी पढ़ रहे हैं? एडमिटेंस विधि को पढ़ रहे हैं। तो उस एडमिटेंस के बारे में और देख लेते हैं, एडमिटेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आप लोगों ने देखा कि यहाँ सीरीज सर्किट की बात करते हैं, यहाँ सीरीज सर्किट था, ये रेजिस्टेंस था, ये इंडक्टेंस था, ये कैपेसिटर था, ये कैपेसिटेंस था, ये देखा था आप लोगों ने। यहाँ आर था, यहाँ एल था और यहाँ सी था। इसमें विद्युत धारा का विरोध किसने किया? इसने जेड ने किया, प्रतिबाधा ने किया। तो इसका भी उल्टा देख लिया, इसका उल्टा कंडक्टेंस, इसका उल्टा ससेप्टेंस, इसका उल्टा भी ससेप्टेंस, ये ऋणात्मक ससेप्टेंस, ये धनात्मक ससेप्टेंस, तो इसका भी उल्टा होगा, इस जेड का उल्टा। इसलिए कह सकते हैं जेड का उल्टा एडमिटेंस होता है, जिसको अब पढ़ना जरूरी है। क्या लिखेंगे? एडमिटेंस क्या होता है। एडमिटेंस इसको बोलते हैं प्रवेश्यता। प्रवेश्यता क्या होता है? इसका प्रवेश्यता का फिर ट्रायंगल पढ़ेंगे, बहुत आसान हो जाएगा आपका पैरेलल सर्किट। ऐसी सीरीज सर्किट से भी आसान हो जाएगा, इतना हार्ड बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा आप इसको गौर से देखोगे, गौर से समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? देखो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसी परिपथ में, इस ऐसी परिपथ की बात करें, ऐसी परिपथ में प्रतिबाधा का उल्टा। क्या लिखेंगे? ऐसी परिपथ में प्रतिबाधा का उल्टा प्रवेश्यता होती है। क्या लिखेंगे? प्रतिबाधा का उल्टा प्रवेश्यता, मतलब एडमिटेंस होता है। इसका मतलब प्रतिबाधा को किससे दर्शाया? आप लोगों ने प्रतिबाधा को जेड से दर्शाया। तो जेड क्या है? प्रतिबाधा है, ये पढ़ चुके हो। और अब इस एडमिटेंस को किससे दर्शाएंगे? प्रवेश्यता को तो वाई से दर्शाते हैं, कैपिटल वाई। वाई ये क्या है? ये आपकी प्रवेश्यता है, जिसको क्या कहेंगे? एडमिटेंस कहेंगे। अब बताओ इसकी इकाई क्या थी? इस प्रतिबाधा की इकाई क्या थी? आप लोग समझोगे इसकी इकाई ओम थी, तो इसकी इकाई इसका उल्टा है। मैंने आपको बताया प्रतिबाधा का उल्टा होता है, इसकी इकाई क्या लिखेंगे? इसकी इकाई महो या साइमन होती है। लिख लो कि ऐसी परिपथ में प्रतिबाधा का उल्टा प्रवेश्यता होती है, अर्थात इंपीडेंस का उल्टा एडमिटेंस होता है। अर्थात इंपीडेंस का उल्टा, ये क्या है? इंपीडेंस है, ये क्या है? एडमिटेंस है, उल्टा होती है। तो इस प्रतिबाधा को जेड से दर्शाते हैं, तो प्रवेश्यता को वाई से दर्शाते हैं। लिख लो इसकी इकाई ओम होती है, इसकी इकाई महो या साइमन होती है। ये क्या करता है? ये आरएलसी परिपथ में विद्युत धारा के परिवर्तनों में विरोध करती है प्रतिबाधा। तो ये प्रवेश्यता क्या करते हैं? विद्युत धारा के परिवर्तन में या विद्युत धारा के मार्ग में सहयोग प्रदान करती है। ये तो था इसका। अब ये तो आप लोगों ने देख लिया, तो अब देखेंगे कि y बराबर, देखो y बराबर क्या हो सकता है? देखो तो y बराबर लिख सकते हैं, y तो क्या है? ये हो गया आगे एडमिटेंस, y बराबर 1/z होता है। y बराबर क्या होता है? 1/z होता है। अब आप लोग जानते हो कि y का मान ज्ञात करने से पहले आप लोग z का मान ज्ञात करोगे, और z का मान कैसे ज्ञात किया? अब आप लोग पता है कि z बराबर क्या देखा था? z बराबर आप लोग ये देखा था कि r स्क्वायर प्लस एक्सल प्लस माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का रूट देखा था, ये देखा था। तो अब इसका मान कैसे ज्ञात करें? तो इसका लिख सकते हैं कि 1/z बराबर क्या था? z बराबर देखिए ना y बराबर, तो अब देखो z बराबर ये था, तो लिख सकते हैं कि y बराबर क्या रखेंगे? 1/, क्योंकि y बराबर ही होता है z, तो ये लिख सकते हैं 1/, तो r स्क्वायर प्लस ये होल स्क्वायर प्लस 1 एक्सल का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 एक्सी का प्लस माइनस का होल स्क्वायर का रूट, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है? ये आपकी प्रवेश्यता है। लेकिन कितना टेढ़ा काम हो गया, पहले तो इसका एलसीएम लो, फिर इनका मान ज्ञात करो, फिर इनका वर्क करो, स्क्वायर करके इनका वर्क करो, कितना हो गया? इसलिए कर सकते हैं यहाँ पे सीधा का सीधा जोड़ सकते हैं, y का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, होता है ना, y का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो y का मान देखो आप लोगों ने, ये अक्सल है तो लिख सकते हैं y बराबर क्या लिखेंगे?
देखो सबसे पहले एक जेड का मान कैसे ज्ञात किया आप लोगों ने, जेड का मान ऐसे ज्ञात किया था, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट देखा था। तो आर के बदले में क्या देखा आप लोगों ने, आर के बदले में जी देखा, तो जी स्क्वायर प्लस एक्स के बदले में क्या देखा, बी देखा। तो इन दोनों का मान ज्ञात कर लो और आपका काम हो जाएगा। बहुत ही आसान हो गया ना। तो ये तो था आप लोगों का एडमिटेंस ज्ञात करने का तरीका। होता क्या है ये आप लोग देख चुके हैं। अब इस एडमिटेंस का ट्रायंगल पढ़ेंगे, एडमिटेंस त्रिभुज पढ़ेंगे, जिससे कि आपको और भी आसानी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले देखो मैं एडमिटेंस के कुछ फॉर्मूले और बता देता हूँ। यहाँ पे देखो वाई बराबर जेड के यदि फॉर्मूले आपको याद होंगे, जेड का फॉर्मूला ये है आप लोगों को, मैं बताऊँ आपको, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल प्लस माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का रूट, और ये है आपका जेड का फॉर्मूला। तो आर के बदले में क्या है, जी का स्क्वायर, फिर इस एक्सएल के बदले में क्या है, बी एल, फिर प्लस माइनस बी सी, फिर ये लिख दिया आप लोगों ने इसका बदले में ये है इसका प्रारूप, इसका फॉर्मूला, जिसको किस याद कर सकते हैं, इस एडमिटेंस का मान याद कर सकते हैं। ये क्या है, प्रतिबाधा का उल्टा है। अब आप लोगों ने देखा था कि कोस फाई क्या है। देखो आप लोगों ने देखा था कोस फाई बराबर आर अपॉन जेड होता है कि नहीं होता है कोस फाई। लेकिन अब इसका उल्टा देखिए, आर के बदले में क्या था। तो इस पैरेलल सर्किट में, इस पैरेलल सर्किट इसकी बात करेंगे तो कोस फाई का मान कैसे ज्ञात करेंगे। कोस फाई आर के बदले में लिखेंगे जी, जेड के बदले लिखेंगे वाई। तो इसका फॉर्मूला ये भी तो हो सकता है कि जी अपॉन वाई क्या है, पैरेलल सर्किट में जी अपॉन वाई कोस फाई का मान है। तो सेम टू सेम जो पढ़ के आया है उससे उल्टा करना है और कुछ नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखो ये जेड का मान क्या है, जेड के फॉर्मूले बहुत बन जाएंगे आप लोगों को। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एडमिटेंस जब इसके ट्रायंगल को पढ़ेंगे, एडमिटेंस त्रिभुज को पढ़ेंगे, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उससे पहले क्या पढ़ेंगे कि इस पैरेलल सर्किट को हल करना सीखेंगे। आर एल पैरेलल सर्किट क्या होता है, आर सी पैरेलल सर्किट क्या होता है, आर एल सी पैरेलल सर्किट क्या होता है, फिर वहाँ रेजोनेंस क्या होगा, रेजोनेंस पैरेलल सर्किट में रेजोनेंस होगा और पहले सीरीज सर्किट का रेजोनेंस आप पढ़ के आए हो, फिर दोनों को साथ पढ़ाऊंगा। फिर देखेंगे एडमिटेंस त्रिभुज के द्वारा इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, जो एडमिटेंस विधि होती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और पैरेलल सर्किट को पढ़ना अनिवार्य है। आप लोग सीरीज सर्किट के कोई पढ़कर छोड़ देते हो, पैरेलल सर्किट को पढ़ते नहीं है। क्या पैरेलल में नहीं जोड़ सकते, क्या समानांतर में इसको संयोजित नहीं कर सकते, इसको इसलिए पढ़ना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये तो था आपका क्या कि एडमिटेंस विधि के द्वारा। अब इसका मान आप कैसे ज्ञात करोगे, आप उसका उल्टा करके देखना, किसका मान क्या, आप देखोगे कि जी का मान क्या था, इस बी एल का मान यहाँ 1 अपॉन ओमेगा एल था, यहाँ प्लस माइनस 1 ओमेगा सी था, यहाँ जी था, प्लस इनका मान ज्ञात कर सकते हैं ऐसे, ये होल स्क्वायर करके। तो आप जैसे मैं आपको लिखाता आ रहा हूँ उस प्रकार से उल्टा करते देखते जलाना। और दोस्तों वीडियो को लास्ट टाइम देखा है तो आप लोगों के मन में इस वीडियो के प्रति क्या विचार हुआ, आप लोगों के मन में यदि इस वीडियो के प्रति कोई विचार है या कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी कोई शंका है, तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना मेरे को कि सर यहाँ कुछ समझ में नहीं है। मैं आपको फिर भी दोबारा इसको दोहराने की कोशिश करूँगा, फिर दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कैसे भी कोई समझ में आए और आप लोग अच्छे अपनी थ्योरी को क्लियर कर लो और आपके मन में कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।